हेलो सीयूईटी एस्पिरेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर्स की नई सीरीज। एंड आज आपको हर ऑल्टरनेटिव डेज पे या वीक में 3 से 4 वीडियोस मिल जाएंगी जो कि करंट अफेयर्स का सेक्शन कवर करेंगी। और अगर आपने मेरी स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके मेरी स्ट्रैटेजी वीडियो देखो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें आपको पता चलेगा कि आपको सीयूईटी एंड बोर्ड्स को साथ में रखते हुए तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं करंट अफेयर्स फॉर द सेशन 2025 एंड ये आपका सीयूईटी के जनरल टेस्ट का ऑलमोस्ट एवरी करंट अफेयर्स में कवर हो जाएगा। इस सीरीज को ध्यान से देखना, मतलब इस सीरीज में आगे बहुत सारी आने वाली वीडियोस हैं जिसमें आपके जनरल नॉलेज के टॉपिक, करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक्स कवर होंगे। तो आज का वीडियो आपको पूरा देखना है एंड तक। एंड कोई भी क्वेरीज हो अगर आपको, तो आप फटाफट से हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो वेयर इज द वेदर लैंडस्लाइड फॉरकास्टिंग एस्टैब्लिश्ड? तो वेदर लैंडस्लाइड फॉरकास्टिंग आपका कहाँ पे एस्टैब्लिश्ड हुआ है? कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में किस जगह पर ये वेदर लैंडस्लाइड फॉरकास्टिंग एस्टैब्लिश हुआ है? सॉल्ट लेक में। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि बढ़ते हुए अर्थक्वेक्स को ध्यान में रखते हुए कि अगर कोई अर्थक्वेक आए तो पहले ही हमें सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफर कर दिए जाए। तो साथ साथ में जो मिनिस्टर है उन्होंने ये 2 चीज़ें भी लॉन्च करी हैं। पहला आपका भू संकेत पोर्टल और भू संकलन ऐप। अब इन ऐप से क्या होगा कि आपको कभी कोई अर्थक्वेक आने वाला है या कोई भी गिरावट आने वाली है रिलेटेड, लैंडस्लाइड रिलेटेड, तो वो आपको पहले ही इस पोर्टल या फिर इस ऐप की द्वारा सूचित कर दी जाएगी। और अगर हम बात करें कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सबसे पहले ही बार कहाँ स्टार्ट हुआ था, तो वो भी आपका कोलकाता में ही स्टार्ट हुआ था। ओके गाइज, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज द विमेन ऑफिसर ऑफ द आर्मी डिफेंस कॉर्प्स टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड इन सियाचिन ग्लेशियर? पहले जो आपका आर्मी डिफेंस कॉर्प्स होता है, बेसिकली एक आर्मी का ही एक विंग होता है डिफेंस में। एंड उसके बाद हमें पूछा गया है कि सियाचिन ग्लेशियर में ऐसी कौन सी पहली वुमेन है जिनको आर्मी डिफेंस कॉर्प्स की है पहली सबसे वो बात। पहले आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ेंगे, हर क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, पहले आपने पढ़ा कि वो एक वुमेन है। दूसरा, कौन सी क्या नाम, किस ब्रांच से बिलोंग करती है वो? आर्मी डिफेंस कॉर्प्स से। और कहाँ पर डिप्लॉयड हुई है? सियाचिन ग्लेशियर में। तो वो है हमारी कैप्टन सुप्रीता सीटी। कैप्टन सुप्रीता सीटी अभी फर्स्ट वुमन बनी आर्मी डिफेंस कॉर्प्स की टू बी डिप्लॉयड इन सियाचिन ग्लेशियर। और अगर हम ओवरऑल पूछेंगे कि फर्स्ट वुमन कौन थी जो कि सियाचिन ग्लेशियर में डिप्लॉयड हुई थी एज एन आर्मी ऑफिसर, तो आप लेंगे मिस कैप्टन शिवा चौहान। ठीक है, कैप्टन शिवा चौहान वाज द फर्स्ट वुमन, बट कैप्टन सुप्रीता सीटी वाज द फर्स्ट वुमन ऑफ आर्मी डिफेंस कॉर्प्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं सियाचिन ग्लेशियर की। सियाचिन ग्लेशियर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आपका इससे कि सियाचिन ग्लेशियर क्या है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट बैटलफील्ड है। ठीक है सर, वर्ल्ड का लार्जेस्ट बैटलफील्ड है और लार्जेस्ट ग्लेशियर भी है इंडिया का। सियाचिन ग्लेशियर क्या है? लार्जेस्ट ग्लेशियर है इंडिया का। और वर्ल्ड में कौन से नंबर पे आता है ये? सेकेंड नंबर पे। ठीक है, वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है। चलिए अब हम आते हैं, विच कंट्री हैज बिल्ट द हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन? किस कंट्री ने हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई है? वो है चाइना। तो चाइना ने आपकी वर्ल्ड की सबसे हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई है। अब कार्बन फाइबर ट्रेन से ये मतलब है कि कार्बन फाइबर ट्रेन जो होती है उसका लो मेंटेनेंस रहता है, हमेशा बहुत ज़्यादा लो मेंटेनेंस है, एनर्जी कम कंज्यूम करती है। जो एनर्जी कंजम्पशन है आपका 7% तक डाउन हो जाता है। और क्या नाम है, इसमें थर्मल एक्सपेंशन इतना ज़्यादा नहीं होता। मतलब जैसे हमारी ट्रेन है वो गर्मियों के टाइम पे थर्मल एक्सपेंशन करती हैं। जो ट्रेन है हमारी उनको रेगुलर सर्विसिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो वो कार्बन फाइबर ट्रेन में नहीं है। तो चाइना ने वर्ल्ड की क्या नाम है पहली हाईएस्ट स्पीड वाली कार्बन फाइबर ट्रेन लॉन्च करी है। ठीक है, विच स्टेट अनाउंस्ड अ सेटअप ऑफ थिंक टैंक ऑन द लाइंस ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग, सबसे पहले आप समझिए कि नीति आयोग क्या है। नीति आयोग हमारा प्लानिंग और स्ट्रक्चरिंग का एक क्या कहते हैं उसे, ऑर्गेनाइजेशन है। और नीति आयोग से एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो नीति आयोग ने किसको रिप्लेस करा था? तो नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करा था। ठीक है, और किस स्टेट ने ऐसा ही एक स्ट्रक्चर बनाया है, ऐसी एक बॉडी बनाई है जो कि ऐसा मतलब एक थिंक टैंक बन सके उस स्टेट के लिए? तो वो है गुजरात। अब आते हैं हम इस फिफ्थ क्वेश्चन पे अपने। वेयर विल बी दी 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट भी है? तो ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, इसमें बहुत सारे देश के लोग आते हैं एंड ये 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है और ये इंडिया में कहाँ पर होने वाली है? तो इट विल बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली एंड
इसका इस जो कॉन्फ्रेंस है इसका टॉपिक ये रहने वाला है कि ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स एग्री फूड सिस्टम्स। ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स एग्री फूड सिस्टम्स, आप ये सब याद कर लेना। जो भी मेजर कॉन्फ्रेंसेस होंगी 24 to 25 के बीच में, आपके सेशन के बीच में, उन कॉन्फ्रेंस की एक लिस्ट बना लेना और उनके थीम्स याद कर लेना। तो बेसिकली एक टॉपिक आपका बहुत मेजर टॉपिक कवर हो जाता है आपके करंट अफेयर्स से। ठीक है, तो अब आते हैं विच इंडियन रेसलर हैज़ बीन डिस्क्वालीफाइड इन दी पेरिस ओलंपिक्स 2024। तो अब हम बात करें कि पेरिस ओलंपिक्स में कौन सी रेसलर डिस्क्वालीफाई होती है। बहुत टॉप न्यूज़ थी तो इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। विनेश फोगाट वॉज डिस्क्वालीफाइड एंड अब ये भी याद कर लीजिए, शायद क्वेश्चन में ये भी पूछ लें कि वो डिस्क्वालीफाई क्यों हुई थी। तो डिस्क्वालीफाई हुई थी बिकॉज शी वॉज बीइंग ओवरवेट। तो आज का आपका होमवर्क भी दे देती हूँ मैं कि आपको घर जाकर आज क्या पढ़ना है। तो आज आप यही पढ़ने वाले हैं कि पेरिस ओलंपिक्स 2024 एंड पैरालंपिक्स, ठीक है, दोनों में इंडिया ने कितने कितने मेडल्स जीते, कितने गोल्ड जीते, कितने क्या नाम है सिल्वर जीते, कितने ब्रोंज जीते और किस किस ने जीते और किस किस कैटेगरीज में जीते। तो उसका एक रफ ड्राफ्ट आज आप एक पेज पे लिख लीजिए और उसे अपने नोट्स में संभाल के रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर आपके COET 2025 में एक क्वेश्चन पैरालंपिक्स या फिर ओलंपिक्स 2024 से जरूर आने वाला है। ठीक है, अब हम आते हैं कि राजस्थान की फर्स्ट एयरक्राफ्ट अकेडमी कहाँ पे स्टार्ट हुई है। तो फर्स्ट एयरक्राफ्ट या फिर एविएशन अकेडमी आप मान लीजिए, तो वो अजमेर में स्टार्ट हुई है एंड यहाँ पे क्लासेस भी थोड़े टाइम में स्टार्ट हो जाएंगी। तो राजस्थान की फर्स्ट एयरक्राफ्ट अकेडमी कहाँ पे स्टार्ट हुई है, अजमेर। Who has been appointed as the Indian ambassador to the United States? तो इंडियन एम्बेसडर टू UN, यूनाइटेड नेशंस, एक बहुत बड़ा चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस में। जो बच्चे ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हैं तो उनको तो यूनाइटेड नेशंस के बारे में पता ही होगा, बट यूनाइटेड नेशंस के बारे में आप एज इन जनरल भी थोड़ा सब लोग पढ़कर जाना कि यूनाइटेड नेशंस क्या बॉडी है, इसकी क्या विंग्स हैं, यूनाइटेड नेशंस कब एस्टैब्लिश हुआ था और यूनाइटेड नेशंस की क्या क्या विंग्स हैं, यूनाइटेड नेशंस करता क्या है। तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए अगर आप COET एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस का एम्बेसडर वॉज पर्वतनानी हरीश एंड इससे पहले मतलब इससे पहले जो थी वो थी योजना पटेल। पर्वतनानी हरीश एक 1990 बैच के IFS ऑफिसर है। IFS ऑफिसर इंडियन फॉरेन सर्विसेज। इंडियन फॉरेन सर्विसेज और इन्होंने पहले जर्मनी एंड वियतनाम में एज एन एम्बेसडर ही अपनी सर्विसेज दे चुके हैं। ठीक है, अब क्रिकेट लवर्स के लिए फेवरेट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द न्यू बॉलिंग कोच ऑफ इंडियन मेंस क्रिकेट टीम। तो हेड कोच तो सबको पता है कौन है, हेड कोच इज ऑब्वियसली गौतम गंभीर एंड आपका बॉलिंग कोच कौन है इंडियन टीम का, इट्स मॉर्गन। ठीक है, आप इंडियन कोच लाइक और इससे पहले वाले जो कोचेस थे आप उनके नाम भी एक दो लाइक प्रेडिसेसर्स याद कर सकते हैं। तो इंडियन टीम के हेड कोच कौन है, गौतम गंभीर एंड द बॉलिंग कोच इज मोहन माकन। ठीक है, विच कंट्री हैज ऑफर्ड इट्स सिटीजन टू लीव द कंट्री। अब ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने अपने सिटीजन्स को बोल दिया है कि जाइए आप यहाँ से जा सकते हैं। तो ऐसी कौन सी कंट्री है, स्वीडन ने ऐसा किया है। बट आप कहेंगे स्वीडन तो अपनी ह्यूमैनिटेरियन पॉलिसीज के लिए बहुत जाना जाता था, बट यस जो स्वीडन देश था वो बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट करता था अपने में माइग्रेंट्स को। बट ऐसा हुआ है कि वो अपनी क्या कहते हैं वो अब और माइग्रेंट्स को इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो दूसरे देश से माइग्रेंट्स आए हैं जैसे हम लोग जाते हैं, मतलब आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग शिफ्ट हो जाते हैं अपनी कंट्री से दूसरी कंट्रीज में, तो उनको माइग्रेंट्स बोलते हैं। तो एक तो माइग्रेंट्स लीगल वे से थे, एक इलीगल वे से थे। तो स्वीडन ने बोला है कि अब वो और इंटीग्रेट नहीं कर सकता अपनी पॉपुलेशन में माइग्रेंट्स को, तो वो यहाँ से जा सकते हैं। बट उनको एक वो क्या कहते हैं कॉम्पनसेशन भी दे रहा है स्वीडन कितने का कॉम्पनसेशन दे रहा है, $34,000 का कॉम्पनसेशन स्वीडन दे रहा है और बोल रहा है कि आप हमारा देश छोड़कर चले जाइए। तो अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि विच IIT हैज़ ऑनर्ड सुंदर पिचाई एंड ऑनरेबल डॉक्टरेट डिग्री। तो सुंदर पिचाई को किसने एक ऑनररी डिग्री दिया। ऑनररी डिग्री का मतलब ये होता है, पहले तो आप ये समझिए कि ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री क्या होती है। ऑनररी डिग्री का मतलब होता है कि आप उस इंस्टीट्यूशन में गए नहीं, आप इंस्टीट्यूशन में पढ़े नहीं, आपने कोई एग्जाम्स नहीं दिए, बट फिर भी आपको ऑनर करने में उस इंस्टीट्यूशन ने आपको एक डिग्री प्रोवाइड करी। ठीक है, जैसे अब आप देख लीजिए जैसे सेंट स्टीफेंस कॉलेज है, उन्होंने सुष्मिता सेन को एक ऑनररी डिग्री दे रखी है। ठीक है, तो ऑनररी डिग्री वो होती है जिसमें आपको पढ़ना नहीं पड़ता, बस आपको सम्मान, अगर आप एक लेवल पे पहुंच चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा क्या नाम है सक्सेसफुल इंसान बन चुके हैं, तो आपको ऑनर करने के लिए उन टर्म्स में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आपको ऑनररी डिग्री से सम्मानित करते हैं। तो ये
ठीक है। तो कौन सा इंस्टीट्यूशन ने दी है? IIT खड़गपुर ने। IIT खड़गपुर के बारे में बताती हूँ कि ये फर्स्ट एंड दी ओल्डेस्ट IIT है। अब ये याद कर लेना कि IIT की सारी रैंकिंग्स याद करोगे इस साल की, एंड क्या नाम है, फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट तो मैंने आपको बता दिया। न्यूएस्ट IIT भी याद कर लेना। IIT खड़गपुर क्या है? ओल्डेस्ट एंड फर्स्ट है, और ये नंबर 6 पे आता है IIT की रैंकिंग्स में। नंबर 1 पे कौन आता है? IIT मद्रास। ठीक है, नंबर 1 IIT कौन सा है इंडिया का? IIT मद्रास। चलिए अब विच कंट्री हैज दी सिमिलिक वोल्केनो इरप्टेड? सिमिलिक वोल्केनो इरप्ट कहाँ पे हुआ है? रशिया में हुआ है। और किस कारण से हुआ है? क्योंकि रशिया में एक अर्थक्वेक आ गया था, उसके कारण ये वोल्केनो इरप्ट हुआ। और वैसे कोई कैजुअलिटीज़ नहीं हुई, बट आगे के लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस दिए गए इसके लिए कि क्योंकि जो ये वोल्केनो आया था उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, और ये जो अर्थक्वेक की साइट थी उससे काफ़ी दूर था। ठीक है, तो ये सिमिलिक वोल्केनो इरप्ट हुआ है आपका रशिया में। In which state India's first Constitution Museum be established? India's first Constitution Museum, पहला कॉन्स्टिट्यूशन का म्यूजियम। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा भारत का संविधान, उसी पे एक म्यूजियम बना है। अब कहाँ बनने वाला है ये देखते हैं। तो इसकी ओपनिंग होने वाली है नवंबर 26 नवंबर 2024, OP जिंदल यूनिवर्सिटी दिल्ली, आई गेस नोएडा। हाँ, OP जिंदल कहाँ पे? नोएडा में है। तो उनको नवंबर 26 2024 में इंडियाज़ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि 26 नवंबर क्यों? 26 नवंबर इसीलिए क्योंकि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एडॉप्शन डे है, इसी दिन हमारा संविधान लागू किया गया था। एंड 26 नवंबर को 75th कॉन्स्टिट्यूशनल एडॉप्शन डे है हमारा। इसकी खुशी में ही क्या नाम है? कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम बन रहा है। तो ये स्टेट किस स्टेट में आता है? हरियाणा में आता है। सॉरी गाइस, मुझे थोड़ा सा लगी हुई, तो आपका हरियाणा में आएगा। हरियाणा के अंदर आती है OP जिंदल यूनिवर्सिटी। विच बैंक हैज लॉन्च अवानी सेविंग्स अकाउंट फॉर वुमेन कस्टमर्स? तो अवानी सेविंग्स अकाउंट वुमेन कस्टमर्स के लिए किस बैंक ने लॉन्च करा है? तो ये बंधन बैंक ने लॉन्च करा है। और ये क्या फैसिलिटीज देने वाला है आपको? बेसिकली जो भी फाइनेंशियल एंड लाइफस्टाइल सॉल्यूशंस। तो ये जो बैंक है इसने एक सेविंग अकाउंट्स खोला है अवानी के नाम से, ठीक है, अपनी फीमेल कस्टमर्स के लिए। और ये क्या देने वाले हैं? फाइनेंशियल एंड लाइफस्टाइल सॉल्यूशंस देंगे स्टार्टअप्स स्टार्ट करने के लिए, और जो भी आपके कुछ भी आपकी लाइफ से रिलेटेड जॉब करना चाहती हैं उसमें आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा बंधन बैंक। तो विद स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च सुभद्रा योजना? तो सुभद्रा योजना बहुत ज़्यादा आई थी न्यूज़पेपर में, अगर आपने देखी हो। तो उड़ीसा ने ये स्कीम लॉन्च करी है 17 सितंबर को, और ये स्कीम लॉन्च करी गई है बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। एंड इसके बाद ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनके बर्थडे पे ही लॉन्च की गई है 17 सितंबर। ओके, तो एक ये भी आपके लिए बहुत मेजर फैक्टर हो जाता है कि आपको सारे इम्पॉर्टेंट जो भी मिनिस्टर्स हैं उनके नाम भी सब याद कर लेना, ठीक है। There has the government of India or Denmark unveiled the smart laboratory on क्लीन रिवर प्रोजेक्ट्स। तो ये प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट हुआ है वाराणसी में, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डेनमार्क ने साथ में मिलकर, जैसे इंडिया में आप देखे जाएगा कि क्लीन वाटर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है और कैनाल्स में, या फिर क्लीन वाटर की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो इंडिया एंड डेनमार्क ने मिलकर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है SLCR प्रोजेक्ट, जो कि वाराणसी में स्टार्ट हुआ है। Where has the country's first digital court started to handle cases under Negotiable Instrument Act? तो जो केसेस जिनको ज़्यादा सुपरविजन नहीं चाहिए, लाइक एज इन जिन पर नेगोशिएशन होना है, फॉर सच एज कार एक्सीडेंट के केसेस जिसमें आपको एक जुर्माना भुगतना है और उस पर नेगोशिएट नहीं कर पा रहे, इस टाइप के केसेस के लिए गवर्नमेंट ने डिजिटल कोर्ट सेटअप करा है। तो ये डिजिटल कोर्ट कौन सी सिटी में सबसे पहले सेटअप हुआ है? तो ये है केरला। तो केरला ने सेटअप करा है कंट्री का पहला डिजिटल कोर्ट, ठीक है। With whom Government of India signed the first agreement for green ammonia export? तो ग्रीन अमोनिया के एक्सपोर्ट के लिए हमारी कंट्री ने किस कंट्री के साथ क्या नाम है टाई अप करा है? तो वो कंट्री है जापान। एंड आपको ग्रीन अमोनिया बता देती हूँ कि ग्रीन अमोनिया क्या होता है। ग्रीन अमोनिया एक कार्बन फ्री मटेरियल है जो कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज से बनता है, और ग्रीन अमोनिया की यूज़ ये होते हैं कि वो फर्टिलाइजर, क्लेंजर्स, इन सब चीज़ों में यूज़ किया जाता है। और ग्रीन अमोनिया इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब ये कार्बन फ्री है, प्लस ये रिन्यूएबल रिसोर्स है। ये वाटर, विंड और इन सब चीज़ें जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आती हैं उनसे बना है, ठीक है। हाउ मेनी न्यू डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन अनाउंस्ड टू क्रिएटेड इन लद्दाख? तो लद्दाख में कितने नए डिस्ट्रिक्ट्स अनाउंस मतलब करे गए हैं, कितने नए डिस्ट्रिक्ट्स बनने वाले हैं? तो लद्दाख में 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स बनने वाले हैं। अब पहले लद्दाख के पास सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स थे जिनका नाम था लेह एंड कारगिल।
सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स थे लद्दाख के पास, बट इस साल अनाउंस हुआ है कि लद्दाख के पास 5 और डिस्ट्रिक्ट्स बना दिए जाएंगे, लद्दाख में 5 और डिस्ट्रिक्ट्स बना दिए जाएंगे। तो अब लद्दाख के पास टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट्स हो चुके हैं। ठीक है। Where has the South India's first underground air conditioner market opened? तो साउथ इंडिया की, ध्यान रखना, अब ये मत कहना कि मैडम दिल्ली में भी तो पालिका बाजार है। अब यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा हुआ है साउथ इंडिया की फर्स्ट अंडरग्राउंड मार्केट कहाँ पर शुरू हुई है। तो साउथ इंडिया की फर्स्ट अंडरग्राउंड मार्केट आपकी कर्नाटका में शुरू हुई है। कर्नाटका में भी कहाँ पे? बैंगलोर, और इसका भी नाम पालिका बाजार ही रखा गया। ठीक है। एंड विच कंट्री हैज इम्प्लीमेंटेड द राइट टू डिस्कनेक्ट लॉ? राइट टू डिस्कनेक्ट लॉ नहीं है, ये राइट टू डिस्कनेक्ट है, मतलब द लॉ का नाम है राइट टू डिस्कनेक्ट। ठीक है। तो राइट टू डिस्कनेक्ट का मतलब ये है कि जैसे आने वाले टाइम में या फिर मतलब चल रहे टाइम में वर्क प्रेशर जो है बहुत इंक्रीज हो रहा है एम्प्लॉयज़ पे। तो अब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली है कि आप राइट टू डिस्कनेक्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप काम, मतलब आप ऑफिस आवर्स के अलावा एज इन अगर आपको कोई काम दिया जा रहा है तो आप अपना ये राइट यूज़ कर सकते हैं, राइट टू डिस्कनेक्ट। आई होप कि इंडियन गवर्नमेंट भी ये लॉ जल्दी लाए और क्या नाम है, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका थोड़ा वर्क प्रेशर कम हो। तो ऑस्ट्रेलिया ने ये स्टार्ट किया। ठीक है। Which university developed the world's first flexible solar panel? तो सोलर पैनल तो हमने सबने देखे हैं, ठीक है, छतों में लगे होते हैं, ग्राउंड्स में लगे होते हैं बहुत सारे सोलर पैनल। बस इस यूनिवर्सिटी ने एक ऐसा सोलर पैनल बनाया है जो कि आप पोर्टेबल है, आप कहीं भी लेके जा सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। मान लो आपको ट्रैकिंग पे जाना है और आप अपना छोटा सा सोलर पैनल लेके गए, वहाँ से आपने एनर्जी यूज़ करी और आप आराम से अपनी कुकिंग कर सकते हो। ठीक है। हाउ अमेजिंग इट इज़, राइट? तो ऐसा सोलर पैनल बनाया है जो आराम से कहीं भी रैप हो जाए, आराम से कहीं पे भी लग जाए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। Where was the strain oral cholera vaccine Hillcol launched? अब ओरल कॉलेरा की एक वैक्सीन हिलकॉल क्या है, कहाँ पे लॉन्च हुई? तो ये लॉन्च हुई आपके हैदराबाद में। ठीक है। और कौन सी कंपनी ने इसे बनाया? BBIL। BBIL का फुल फॉर्म है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। इसको अच्छे से याद कर लो, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। और इसके CEO कौन है? डॉक्टर कृष्णा एला। डॉक्टर कृष्णा एला। इस पर इतना ज़्यादा फोकस क्यों कर रही हूँ? बिकॉज जो कोवैक्सीन बनाई थी, कोवैक्सीन भी BBIL ने ही लॉन्च करी थी। तो आपको दोनों हिलकॉल और कोवैक्सीन किसने बनाई है? BBIL। BBIL का फुल फॉर्म है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड और उसके CEO हैं डॉक्टर कृष्णा एला। ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर डिड इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द GST भवन? अब इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर ने GST भवन कहाँ पर इनॉग्रेट करा? उदयपुर। अब इस क्वेश्चन में ना बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। तो उदयपुर में, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है? इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर। इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण। ठीक है। मिनिस्टर्स याद कर लेना, दोबारा बोल रही हूँ। निर्मला सीतारमण ने कहाँ पे इनॉग्रेट करा है GST भवन? उदयपुर। ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। उसके बाद आपका 8 अक्टूबर को भी GST भवन इनॉग्रेट हुआ है दिल्ली में। दिल्ली का GST भवन इनॉग्रेट हुआ है और ये किसने किया है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, आई मीन तुझे आपकी स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर पंकज चौधरी जी। कंफ्यूज मत होना इस क्वेश्चन में, इसलिए मैंने आपको दोनों सेगमेंट बता दिए कि आप ऑप्शन देख लेना। और या फिर यहाँ पे लिखा होगा फाइनेंस मिनिस्टर, कौन सा फाइनेंस मिनिस्टर? इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर ने कहाँ पे करा है? उदयपुर में। और आपके स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर ने कहाँ पे करा है? दिल्ली के GST भवन को कहाँ पे 8 अक्टूबर को दिल्ली में लॉन्च करा और दिल्ली में कहाँ पे? जनकपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Who has been appointed as the new Director General of CISF? CISF क्या है? पहली बात तो CISF का फुल फॉर्म याद कर लीजिए, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के न्यू डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? राजविंदर सिंह भाटिया। Where was the International Mother Teresa Award organized? So it was organized in Dubai. And that's it. Who was appointed the new chairman and the CEO of Railway Board? So Mr. Satish Kumar has been appointed as the new chairman as well as the CEO of the Railway Board. तो आप ये याद कर लेना, जो पोस्ट पे न्यू क्या कहते हैं, जो भी मिनिस्टर्स आए हैं या फिर किसी भी बोर्ड के चेंज हुआ है तो कुछ उस चीज़ को, करंट अफेयर्स जो आए हैं उनको अच्छे से याद कर आना। इन सब चीज़ों के क्वेश्चंस आते ही आते हैं इस यूनिट में। आप देखिए, इन विच सिटी ऑफ बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार इनॉग्रेटेड अ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। तो
बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है? सबसे पहले आपको ये विकल्प जय नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं और उन्होंने इनॉग्रेट करी है एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, राजगीर में इनॉग्रेट करी है उन्होंने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। और आपको थोड़ा राजगीर का बैकग्राउंड बताते हैं। चलिए, राजगीर को पहले हम क्या कहते थे? राजगा। एंड पटना को क्या कहते थे? पाटलिपुत्र। और अगर आप एंशिएंट इंडिया की बात करें तो ये दो इसकी कैपिटल हुआ करती थी मगध। मगध ही प्रेजेंट में बिहार है। ये आप याद कर लीजिए। तो पहले कैपिटल राजका थी, फिर उसके बाद वो पाटलिपुत्र में शिफ्ट हो गई। तो अब हमारे मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने यहाँ पे रांची में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इनॉग्रेट करी है। Where will UK's Southampton University set up its campus in India? तो यूके की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी अपना कैंपस कहाँ एस्टैब्लिश करने वाली है इंडिया में? तो ये करने वाली है गुरुग्राम में आपका कैंपस इस्टेब्लिश। एंड इसकी क्लासेस होने वाली हैं नेक्स्ट जुलाई से स्टार्ट। एंड ये बोथ यूजी एंड पीजी कोर्सेज को पढ़ाने वाले हैं। तो अगर आपको यहाँ पर एडमिशन चाहिए, 12th क्लास के बच्चे या किसी वीडियो देख रहे होंगे CUET के लिए, तो नॉर्थहैम्पटन यूनिवर्सिटी में भी आप अपना एडमिशन ले सकते हो। Where was the National Conference for District Judiciary organized? तो ये कॉन्फ्रेंस आपकी हुई थी न्यू दिल्ली में। Who has become the Deputy Chief of Indian Air Force? तो एयर मार्शल तजिंदर सिंह बने हैं डिप्यूटी चीफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है इंडियन फोर्स के इस क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन का ट्रिक समझिए कि क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, उसी पैटर्न से आप सारे क्वेश्चंस रिवाइज कर लीजिए तो आपका ऑलमोस्ट जनरल टेस्ट हो जाएगा अच्छे से। तो इंडियन एयर फोर्स के आप फोर्स के आप विंग्स देख सकते हैं, डिफेंस, आर्मी, हर चीज़। ठीक है, अब डिप्यूटी चीफ से आपका मतलब क्या है कि एक एयर मार्शल जिसके पास 3 स्टार्स हो, एक 3 स्टार ऑफिसर, वो एक इंडियन एयर फोर्स का डिप्यूटी चीफ बनाया जाता है। Nitish Kumar won the gold medal in Paris Paralympic 2024 with sport is related. अब नीतीश कुमार में कंफ्यूज नहीं होना है। नीतीश कुमार नॉट द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार बट नीतीश कुमार द पैरालंपिक। तो उन्होंने कौन सा मेडल जीता है, मतलब उन्होंने पेरिस में पहली बार तो उन्होंने गोल्ड जीता है पेरिस पैरालंपिक्स में। ठीक है, और कौन सा स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, मैंने आपको पहले भी कहा था ये चीज़ आपको याद करनी है और इससे क्वेश्चन आ भी गया था। तो उन्होंने जीता है बैडमिंटन में मेडल। ठीक है, वेयर वाज द वर्ल्ड्स डेफ चैंपियनशिप 2024 हेल्ड? तो वर्ल्ड डेफ चैंपियनशिप कहाँ होती है? अब ये नहीं था कि वर्ल्ड डेफ उसमें होने में कंपटीशन था, बल्कि एक शूटिंग चैंपियनशिप है। शूटिंग चैंपियनशिप है और ये हुई थी आपकी जयपुर। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ विच लॉ कमीशन? तो प्रेसिडेंट ने 23rd लॉ कमीशन बनाने की परमिशन दे दी है, क्योंकि जो हमारी 22nd लॉ कमीशन थी वो बहुत टाइम से 4-5 महीने से बिना किसी प्रेसिडेंट के फंक्शन कर रही थी, क्योंकि उनके प्रेसिडेंट ने रिज़ाइन कर दिया था। तो जो प्रोसीजर था वो सारा स्थगित हो गया था, स्टैटिक हो गया था, एक बैकलॉग लग गया था। तो इस वजह से वो कमीशन को हमने बंद किया और अब द्रौपदी मुर्मू ने 23rd लॉ कमीशन बनाने की परमिशन दी है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द PM ऑफ फ्रांस? तो आप थोड़ा सा बाहर की दुनिया में भी देख लेना कि क्या नाम है, कौन कहाँ का प्राइम मिनिस्टर बन रहा है। तो अब माइकल बोनियर बनी है फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर। Where did the PM मोदी लॉन्च जल संचय योजना? तो जल संचय योजना PM मोदी ने लॉन्च करी थी सूरत में और ये आपकी 6 सितंबर को लॉन्च हुई थी योजना। और जल संचय भागीदारी योजना का मतलब यही है कि जो वाटर वेस्ट हो रहा है या फिर हम वाटर कलेक्टिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये स्कीम उस चीज़ पर फोकस करेगी। Which state government has approved 33% reservation for women in पुलिस फोर्स? तो राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया है, 33% रिजर्वेशन कर दिया है वुमेन का एयरफोर्स में। पहला कितना था 30%, अब बढ़ाकर कितना कर दिया है 33%। तो अब जो 33% ऑफ पुलिस फोर्स की सीट्स रहेंगी वो वुमेन के लिए रिजर्व रहेगी। Where was the Under-20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज? तो ये हुई थी आपकी स्पेन में। Under-20 रेसलिंग, Under-20 रेसलिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप। Which IIT has inaugurated its first international campus in Abu Dhabi? तो ऐसी कौन सी IIT है जिसने अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस खोल दिया है आबू धाबी में? तो इट इज़ IIT दिल्ली। IIT दिल्ली अब आपको आबू धाबी में भी मिलेगी एंड वहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। IIT Madras is on the next move to launch an international campus. In which city of Maharashtra will the tribal university be established? तो कौन सी सिटी महाराष्ट्र की होगी जिसमें ट्राइबल सिटीज इस्टेब्लिश हो जाएंगी? इट्स नासिक। नासिक में एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश होने वाली है, बट इसमें क्या रहेगा 80% ट्राइबल कोटा रहेगा, 80% स्टूडेंट्स जो होंगे वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के होंगे।
Where did the PM Modi launch India's first Vande Metro train service? तो इंडिया की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन सर्विस कहाँ लॉन्च हुई थी? अब इसका नाम बदल कर रख दिया गया है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वंदे मेट्रो का नाम बदल कर अब क्या रखा गया है, तो उसका नाम है नमो भारत रैपिड रेल। इसका नाम रख दिया गया है नमो भारत रैपिड रेल और ये स्टार्ट हुई है गुजरात में। Who has been appointed as the Director General of Narcotics Bureau? नारकोटिक्स ब्यूरो किसके लिए किस चीज़ से डील करता है? आपको बेसिक पता होना चाहिए, एज डेफिनेशन नहीं पूछी जा रही है आपको, बट एक मीनिंग पता होना चाहिए जिससे आप क्वेश्चन समझ लो। नारकोटिक्स ब्यूरो बेसिकली ड्रग्स से डील करता है एंड इसके जो क्या नाम है डायरेक्टर जनरल बने हैं वो बने हैं अनुराग गर्ग सर। अनुराग गर्ग सर क्या है? IPS है 1993 बैच के। IPS से मतलब होता है इंडियन पुलिस सर्विसेज। Police services है। Who inaugurated the second Global Food Regulation Summit in 2024? ये जो फूड समिट थी किसने इनॉग्रेट करी थी? तो ये JP नड्डा ने इनॉग्रेट करी थी। JP नड्डा आपके हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर है। चलिए ये भी डिस्कस कर लेते हैं। कौन किस चीज़ का मिनिस्टर है? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अमित शाह किस चीज़ के मिनिस्टर है? ये तो पता होना चाहिए। एक बार वीडियो पॉज करके सोचो। तो अमित शाह आपके होम मिनिस्टर। अब शिवराज सिंह चौहान पे आते हैं। शिवराज सिंह चौहान किस चीज़ के मिनिस्टर है? एग्रीकल्चर। फिर से कह रही हूँ मिनिस्टर्स एंड उनकी मिनिस्ट्रीज याद कर लीजिएगा। आते हैं। Which state government has launched पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर वुमेन स्टार्टअप स्कीम? तो ये कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है? तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है और अहिल्या देवी होलकर वॉज अ फिलांथ्रोपिस्ट एंड वो बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ और सबको फंड करती थी, बहुत सारा डोनेशन करती थी। एंड अहिल्या देवी होलकर एक फ्रीडम स्ट्रगल्स पे भी अहिल्या देवी का बहुत बड़ा मेजर रोल रहा है। तो बेसिकली शी वॉज अ फिलांथ्रोपिस्ट और उनके नाम पर क्या एक स्कीम दी गई है, पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर वुमेन स्टार्टअप स्कीम। इसमें वुमेन को असिस्टेंस मिलेगा। आई गेस 25 लाख तक का असिस्टेंस है स्कीम के अंदर। और ये कौन सी गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है। Which state topped this food security index? तो केरला ने फूड सिक्योरिटी इंडेक्स को टॉप करा है, मतलब यहाँ पे सबसे बेस्ट फूड एंड सेफ फूड एंड अच्छा फूड है। तो स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स को केरला टॉप करते हैं। The बेपी कोलंबो मिशन हैज टेकन द फर्स्ट फोटोग्राफ ऑफ साउथ पोल ऑफ विच प्लैनेट? तो ये बेपी कोलंबो मिशन के बारे में पहले आपको बता देती हूँ कि बेपी कोलंबो मिशन होता क्या है। तो बेपी कोलंबो एक मिशन है जो कि यूरोप एंड जापान ने स्टार्ट करा है। Baby Colombo mission is a mission started by Europe and Japan to discover about Mercury. Mercury की discovery pictures और जो भी information like they can get from Mercury. तो ये मिशन है Baby Colombo मिशन। किसने स्टार्ट किया है? यूरोप और जापान ने। किसके लिए? किस प्लैनेट की रिसर्च के लिए? मर्क्यूरी के लिए। और उन्होंने क्या ले लिया? इसकी फर्स्ट पिक्चर ले लिया साउथ पोल की, ठीक है, मर्क्यूरी। Which court rejected the center's fact check unit to identify the fake news? अब हमारे सेंटर ने बोला कि उनको एक फैक्ट चेक यूनिट बिठानी है जिससे वो सारे फैक्ट्स चेक कर सके जो भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देते हैं या फिर उनके बारे में कोई फेक न्यूज़ देते हैं। तो इस वाले कोर्ट ने क्या कर दिया है? मना कर दिया है ऐसी फेक चेक यूनिट इस्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि इसे बोलते हैं कि जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो हैम्पर हो सकता है। माना गया है कि जो भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है वो इंटरनेट पे या फिर पब्लिकली सर्कुलेट नहीं करनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और उसको हैकल करना है। बट अगर आप हर चीज़ पर क्या नाम है, क्या कहते थे, मेजर्स लगा देंगे या फिर रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे तो आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के राइट को कहीं ना कहीं हार्म कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे कोर्ट ने बोल दिया है कि नहीं, हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि फैक्ट चेक यूनिट बिठवाएं, वो भी सेंटर को, क्योंकि सेंटर के पास सारी वो क्या हमें एक पावर चली जाएगी सेंटर के पास कि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो उस पर क्या हमें क्वेश्चन कर सकता है। मे बी शायद वो फेक इन्फॉर्मेशन ना हो, वो सच भी हो, बस वो एक क्रिटिसाइजिंग इन्फॉर्मेशन हो गवर्नमेंट के लिए, बट वो गवर्नमेंट के लिए तो बुरी है, तो वो क्या कर देगा, उसको एक फेक इन्फॉर्मेशन मान के उसको कैंसिल कर देगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपके बॉम्बे हाई कोर्ट ने मना कर दिया ये पिटिशन लागू करने से कि फैक्ट चेक यूनिट तो नहीं बन सकता, कोई और मेजर देखते हैं। Where was the 8th Indian Arts Festival focused on the North Eastern states organized? जो आपका 8th Indian Arts का फेस्टिवल था, 8th Indian Arts का फेस्टिवल, जिसका थीम क्या था? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स
के ऊपर फोकस करा था 8th इंडियन आर्ट्स फेस्टिवल ने, और ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? तेलंगाना। Which institute tops the QS Global MBA rankings in 2025? तो कौन से इंस्टीट्यूट ने QS ग्लोबल MBA रैंकिंग्स 2025 को टॉप किया? जैसे हमारे यहाँ पे NIRF रैंकिंग्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, MBA के लिए आप QS ग्लोबल की रैंकिंग्स देखिए। तो इसने दिया है IIM बैंगलोर को नंबर 31 पे रखा है QS रैंकिंग ने। अब NIRF ने कितनी रैंकिंग पे लिखा है IIM बैंगलोर को? नंबर 2 पे। तो आप ये रैंकिंग्स भी सब इंस्टीट्यूशंस की याद करके जाइएगा। मे बी आप QS की ना याद करें, बट आप NIRF रैंकिंग्स पे ज़रूर एक बार अच्छे से नज़र डाल लेना। टॉप कॉलेजेस, ऑब्वियसली आप लोग CUET स्टूडेंट्स हैं, तो अपने आगे आने वाले फ्यूचर के लिए आपको कॉलेज सिलेक्शन के लिए NIRF देखना ही चाहिए, बट थोड़ा बहुत याद भी कर लेना कि कौन सा कॉलेज किस फील्ड में सबसे टॉप पर है। In which state will replace the Good Morning with Jai Hind school starting August 15? तो अब कौन सा स्टेट है जिसमें सारे स्कूल में गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद बोला जाएगा? तो ये इनिशिएटिव लिया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। अब हरियाणा गवर्नमेंट में 15 अगस्त के बाद, 15 अगस्त 2024 की बात हो रही है, 15 अगस्त 2024 के बाद क्या होगा? हरियाणा में सारे स्कूल में ये रूल होगा कि आप गुड मॉर्निंग को जय हिंद से रिप्लेस करें। ठीक है, तो ये आपके आंसर्स भी हैं इस PDF के नीचे। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वाला PDF चाहिए तो आपको लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो का। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो फटाफट से हमें बताइए, और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है ना तो याद करके आना। चलो, ऑल द बेस्ट एंड CUET के लिए स्टार्ट करते हैं हमारी प्रिपरेशन। एंड तो नेक्स्ट सीरीज आने वाली है CUET करंट अफेयर्स के लिए, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो और कमेंट करो अपनी सारी क्वेरीज, क्योंकि आने वाली सीरीज में आपको CUET एग्जाम का फुल करंट अफेयर्स पढ़ाया जाने वाला है। तो ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय।